गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने एफोरिज्म नंबर 6 तक देख लिया है। अब हम एफोरिज्म नंबर 7 देखेंगे। Now, as in a disease from which no manifest exciting or maintaining cause has to be removed। अब देखिए, रिमूव्ड के ऊपर वन लिखा हुआ है। हो सकता है बहुत छोटी बात हो, आपको पता हो, लेकिन कई लोगों को जिनको पता नहीं है उनके लिए बता रहा हूं मैं। रिमूव्ड के ऊपर वन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसे जैसे नीचे चलेंगे, ये देखो वन, वन का रेफरेंस इन्होंने इसमें दे रखा है। ठीक है, मतलब ये हुआ। अब ये टू का है, ये टू लिखा है नहीं यहाँ पर, मतलब ये टू का रेफरेंस है। तो अपन अभी रिमूव मतलब वन देखा था। ठीक। अब देखो क्या कहा है। नॉर एज इन अ डिजीज फ्रॉम विच नो मैनिफेस्ट एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज हैज टू बी रिमूव्ड। अब उस डिजीज में से, एज इन अ डिजीज, जैसे डिजीज में से जिसमें से नो मैनिफेस्ट एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज, जो एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज रिमूव नहीं किया गया है। इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? हम ये पूरा एफोरिज्म पढ़ने से पहले एक बार ये देखेंगे कि इसका क्या अर्थ हुआ। हैज टू बी रिमूव मतलब एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज जिसको रिमूव नहीं किया गया है, ये एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज क्या हो सकते हैं, इसको हम देखते हैं। वो अपने माइंड में रखिएगा। वो वाली लाइन हम उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। इट इज नॉट नेसेसरी टू से दैट एवरी इंटेलिजेंट फिजिशियन वुड फर्स्ट रिमूव दिस वेयर इट exists। ये जो एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज हैं, ये सॉरी, इट इज नॉट नेसेसरी टू से, ये कहना जरूरी नहीं है कि हर इंटेलिजेंट फिजिशियन को पहले इन एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज को रिमूव करना चाहिए वेयर इट एग्जिस्ट, जहां पर वो एग्जिस्ट करते हैं। द इनडिस्पोजिशन देयर अपॉन जनरली कीजेस स्पॉन्टेनियसली। तो जो इनडिस्पोजिशन है वो जनरली अपने आप खत्म हो जाएगा। मतलब he will remove from the room strong smelling flowers which have a tendency to cause syncope and hysterical sufferings। मतलब उसको, अगर कोई पेशेंट है बार बार उसको सिंकोप आ रहा है, सिंकोप आ रहा है, तो आपको ये देखना है कि भाई जिस रूम में वो रह रहा है उसमें कोई स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्लावर्स तो नहीं है। आपको उनको रिमूव करना है। तो आपने क्या रिमूव कर दिया? एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज रिमूव कर दिया। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कॉर्निया द फॉरेन बॉडी दैट एक्साइट्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द आई। और कॉर्निया के अंदर कोई फॉरेन बॉडी है, मतलब आंख के अंदर कोई कंकर गिर गया है, वो कंकर जो है वो कॉर्निया को बार बार इरिटेट कर रहा है, वहां पर इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है। तो आप एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई देने के बजाय उस चीज को एक्सट्रैक्ट कर दो। वो क्या है? वो चीज क्या है? वो चीज है एक्साइटिंग एंड मेंटेनिंग कॉज, जो कि आपकी डिजीज को मेंटेन करके रखेगी। Loosen the over-tight bandage on a wounded limb that threaten to cause mortification and apply a more suitable one। किसी को बैंडेज किया, किसी ने, मतलब किसी फिजिशियन ने किसी पेशेंट की बैंडेज किया है और वो बैंडेज जरूरत से ज्यादा टाइट कर दिया। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसके आगे का जो लिम्ब है वो मॉर्टिफिकेशन में जा रहा है। तो अब आप क्या करो? अब आप ये करो कि उस बैंडेज को थोड़ा वापस से खोलो और ढीला, थोड़ा मतलब थोड़ा ढीला अप्लाई करो, ताकि क्या है, ब्लड की सप्लाई आगे पहुंच सके और वो आगे वाला पार्ट खराब ना हो। Lay bare and put ligature on the wounded artery that produce fainting। एक आर्टरी से ब्लीडिंग हो रही है और उस ब्लीडिंग के कारण इंसान फेंटिंग में पहुंच रहा है। तो आपको उसको, फेंटिंग को दूर करने की बजाय पहले आपको क्या करना चाहिए? पहले आपको वुंडेड आर्टरी पे लाइगेचर करना चाहिए, ताकि वो ब्लीडिंग रुक जाएगी। ब्लीडिंग रुक जाएगी तो अपने आप फिर रिकवरी होना स्टार्ट होगी। अब आप साथ में एड दो। Endeavor to promote the expulsion by vomiting of belladonna berries etc that may have been swallowed। मतलब जो बेलाडोना बेरीज आपने खा ली है उसको निकालना, उसको निकालेंगे हम तो अपने आप ये जो बेलाडोना बेरीज की उल्टियां हो रही है ये बंद हो जाएगी। एक्सट्रैक्ट फॉरेन सब्सटेंसेस दैट मे हैव गॉट इनटू द ओरिफिसेस ऑफ द बॉडी। अगर कोई
फॉरेन सब्सटेंस नाक में चला गया है, कान में चला गया है, यूरेथ्रा में चला गया है, रेक्टम में चला गया है, वेजाइना में चला गया है, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको क्या करना होगा? उस फॉरेन सब्सटेंस को उस ओरिफिस में से निकालना होगा। Trust the vesical calculus. Open the imperforate anus of the newborn infant. Newborn infant जो होता है उनके एनस कई बार imperforate होते हैं, उनको ओपन करना, वेसिकल कैलकुलस को क्रश करना, ये सब क्या है? ये सब है ये जो आपके एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज हैं, इनको रिमूव करना। ठीक है? इस तरह से हम एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज को रिमूव करते हैं। ये एफोरिज्म नंबर 7 में बताया। अब एफोरिज्म नंबर 7 को ही हम आगे बढ़ाते हैं। वी कैन परसीव नथिंग मतलब नो एज़ इन अ डिजीज़ फ्रॉम व्हिच नो मैनिफेस्ट एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज हैज़ टू बी रिमूव्ड। मतलब किसी बीमारी के अंदर जिसमें से हमने एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज रिमूव नहीं किया गया है, उसमें हम क्या परसीव करेंगे? वी कैन परसीव नथिंग हमें कुछ परसीव नहीं होगा बट द मॉर्बिड सिम्पटम्स। लेकिन क्या परसीव होंगे? मॉर्बिड सिम्पटम्स मतलब किसी पेशेंट के आँख में वो अ, कॉर्निया में कोई फॉरेन बॉडी इंस्टिक्ट है, वहाँ पर चुभ गई है, तो अब क्या होगा कि हम पेशेंट की वो फॉरेन बॉडी रिमूव नहीं कर रहे हैं और अब हम क्या-क्या परसीव करेंगे? वी कैन परसीव नथिंग बट द मॉर्बिड सिम्पटम्स। हमें कुछ परसीव नहीं होगा, सिर्फ मॉर्बिड सिम्पटम्स होंगे, जैसे कि दर्द हो रहा है, चुभन जैसा दर्द हो रहा है, ठीक है? इरिटेशन हो रहा है, इस तरह के मॉर्बिड सिम्पटम्स प्रोड्यूस होंगे, हमें परसीव होंगे। इट मस्ट मतलब अब देखो एफोरिज्म नंबर 5 का रेफरेंस देते हुए डॉक्टर एंडमैन क्या कह रहे हैं? रिगार्ड बीइंग हेड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ अ मियास्म एंड अटेंशन पेड टू एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस। एफोरिज्म नंबर 5 में ये जो बताया है कि ये ये वो सिम्पटम्स होने चाहिए। कौन से? बी द सिम्पटम्स अलोन बाय व्हिच द डिजीज डिमांड्स एंड पॉइंट्स टू द रेमेडी सूटेड टू रिलीव इट। ये कौन से सिम्पटम्स? जो सिम्पटम्स हमें मॉर्बिड सिम्पटम्स मिल रहे हैं, ये मॉर्बिड सिम्पटम्स हमें कैसे मिल रहे हैं? ये मॉर्बिड सिम्पटम्स इसलिए मिल रहे हैं हमें क्योंकि फॉरेन बॉडी या फिर एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज वहीं पर प्रेजेंट है। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर हम उसको रिमूव करेंगे, उसके बाद में जो सिम्पटम्स होंगे, वो सिम्पटम्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इन सिम्पटम्स के आधार पर बी द सिम्पटम्स अलोन बाय व्हिच द डिजीज डिमांड्स एंड पॉइंट्स टू द रेमेडी suited to relieve it, and moreover the totality of these its symptom of this outwardly reflected picture of internal essence of disease, that is of the affection of the vital force, must be the principle or the sole means whereby the disease can make known what remedy it requires. The only thing that can determine the choice of the most appropriate remedy, and thus in a word the totality of symptom, must be the principle, indeed the only thing the physician has to take note of in every case of disease and to remove by means of his art, in order that it shall be cured and transformed into health. क्यों ज़रूरी है? समझिए अब बात को, क्यों ज़रूरी है एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज़ हटाना? एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज़ हटाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमने एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज़ नहीं हटाए, तो हम पेशेंट से क्या पर्सीव करेंगे? हम मॉर्बिड सिम्पटम्स पर्सीव करेंगे और ये जो मॉर्बिड सिम्पटम्स हैं, यही मॉर्बिड सिम्पटम्स ही तो, अगर हम मॉर्बिड सिम्पटम्स इनको हटाए बिना पर्सीव करेंगे, तो हमें जो मॉर्बिड सिम्पटम्स मिलेंगे, वो एडल्टरेटेड मॉर्बिड सिम्पटम्स मिलेंगे। और ये मॉर्बिड सिम्पटम्स जो हैं, यही तो हमारा मेन बेस है। इसी के आधार पर डिज़ीज़ डिमांड करेगी। इसी के आधार पर डिज़ीज़ ये बताएगी कि आपको कौन-सी रेमेडी चाहिए। ये सब सिम्पटम्स मिलकर ही तो टोटलिटी ऑफ सिम्पटम्स बनाएँगे और ये टोटलिटी ऑफ सिम्पटम्स ही तो एक आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर है किसका? इंटरनल एसेंस ऑफ डिज़ीज़ का। मतलब दैट इज ऑफ द अफेक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स मस्ट बी द प्रिंसिपल और द सोल मीन्स, मतलब ये अफेक्शन है वाइटल फोर्स का। मतलब अंदर जो फोर्स आपको सभी चीजों को हार्मोनी में चला रही है, वो अपने आप को कैसे बताएगी कि मैं तकलीफ में हूं? वो ऐसे बताएगी, आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर।
मतलब आपके जो टोटलिटी ऑफ सिम्पटम्स होगा, उसके आधार पर बताएगी कि मैं किस तरह से तकलीफ में हूँ। सॉरी। एंड द ओनली थिंग that can determine the choice of most appropriate remedy and thus in a word the totality। और एक वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि इन्हीं सिम्पटम्स का समूह हमारा टोटलिटी ऑफ सिम्पटम्स है। और ये टोटलिटी ऑफ सिम्पटम्स जो है मस्ट बी द प्रिंसिपल, indeed the only things the physician has to take note of in every case of disease। फिजिशियन को यही जो चीज है, यही चीज लेनी चाहिए हर केस ऑफ डिजीज में, एंड टू रिमूव बाय मींस ऑफ हिज आर्ट, और इस टोटलिटी ऑफ सिम्पटम्स को वो अपने आर्ट से रिमूव कर दे इन ऑर्डर दैट इट शैल बी क्योर्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हेल्थ। और इस टोटलिटी ऑफ सिम्पटम्स को अगर वो अपने आर्ट से रिमूव कर देता है, तो वो जो है हेल्थ में ट्रांसफर कर देता है इंसान को, या उसको क्योर कर देता है। अब इस टोटलिटी का मतलब देखते हैं। ये देखो टोटलिटी पर 2 लिखा हुआ है। अब हम टोटलिटी 2 का देखते हैं। ये देखो सेकंड, ये जो सेकंड है इसमें टोटलिटी का मतलब लिखा हुआ है। In all times, the old school physicians, not knowing how else to give relief, have sought to combat and, if possible, to suppress by medicines here and there a single symptom from among a number in diseases. A one-sided procedure under the name of symptomatic treatment has justly excited universal contempt, because by it not only was nothing gained but much more harm was inflicted। ओल्ड टाइम्स में ओल्ड स्कूल के फिजिशियंस क्या करते थे, वो ये नहीं जानते थे, नॉट नोइंग हाउ एल्स टू गिव रिलीफ, कि रिलीफ कैसे दिया जाए, हैव सॉट टू कॉम्बेट एंड इफ पॉसिबल टू सप्रेस बाय मेडिसिन्स हियर एंड देयर अ सिंगल सिम्पटम फ्रॉम अमंग अ नंबर इन डिजीजेस। मतलब बहुत सारी डिजीज में बहुत सारे सिम्पटम्स आ रहे हैं, उस सिम्पटम्स में से एक सिंगल सिम्पटम्स को, जो कि आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा होता था, उसको सप्रेस किया जाता था मेडिसिन से। इसको वन साइडेड प्रोसीजर कहा जाता है, इसको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहा जाता है। और ये सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या है, हैज जस्टली एक्साइटेड यूनिवर्सल कंटेम्प्ट। ये यूनिवर्सल कंटेम्प्ट है। क्यों? क्योंकि नथिंग, बिकॉज बाय इट नॉट ओनली वाज नथिंग गेन्ड, इसमें हमें कुछ गेन नहीं हुआ, बट मच हार्म वाज इन्फ्लिक्टेड। हम ज्यादा हुआ, क्या हुआ, मच हार्म, ज्यादा हार्म हुआ है। अ सिंगल वन ऑफ द सिम्पटम्स प्रेजेंट इज नो मोर द डिजीज इटसेल्फ देन अ फुट इज द मैन हिमसेल्फ। अ सिंगल वन ऑफ द सिम्पटम्स प्रेजेंट इज नो मोर डिजीज। अगर एक सिंगल सिम्पटम है तो वो डिजीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इटसेल्फ देन अ फुट इज द मैन हिमसेल्फ। मतलब आपने ये समझ लिया कि ये पैर ही आदमी है। This procedure was so much the more reprehensible that such a single symptom was only treated by an antagonistic remedy, therefore only in antiopathic and palliative manner, whereby after a slight elevation it was subsequently only rendered all the worse। ये जो सिंगल सिम्पटम आप ठीक कर रहे हो, ये जो प्रोसीजर है वाज द मोर रिप्रीहेंसिबल, ये ज्यादा समझने वाला जो प्रोसीजर है कि सिंगल सिम्पटम वाज ओनली ट्रीटेड बाय एन एंटागोनिस्टिक रेमेडी, दैट सच, ऐसे जो सिंगल सिम्पटम का ट्रीटमेंट किया जाता है ये ओनली ट्रीटेड बाय एंटागोनिस्टिक रेमेडी, ये एंटागोनिस्टिक रेमेडी के द्वारा ही ट्रीट किया जाता है। देयरफॉर ओनली एन एंटियोपैथिक एंड पैलिएटिव मैनर, whereby after a slight elevation it was subsequently only rendered all the worse। मतलब ये हुआ कि अगर आप एक सिम्पटम को थोड़ी देर के लिए ठीक कर देते हो, तो आगे आने वाले समय में वो और भयंकर रूप से आएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू फ्रेंड्स। एफोरिज्म नंबर 7 हो गया है। कल एफोरिज्म नंबर 8 करेंगे। अपने कमेंट शेयर करते रहिए। मुझे पता चले कि इन एफोरिज्म में मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, इन वीडियोस को बनाने में मैं कहाँ कोई गलती कर रहा हूँ, मैं क्या सुधार कर सकता हूँ, वो सब मैं करूँगा। और आपके पूरे सहयोग की ज़रूरत है मुझे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फ्रेंड्स।